हम्म। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस प्रोग्राम में। दोस्तों, कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब राजस्थान के धौलपुर पहुंच चुकी है। यूपी से यात्रा जा चुकी है और राजस्थान पहुंचते ही अब यह यात्रा 5 दिन के विराम पर भी चली गई है। विराम के दिनों में राहुल गांधी दिल्ली में रहेंगे, साथ ही में वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी जाएंगे, जहां वो लेक्चर भी देंगे। तो यात्रा जो है राजस्थान के धौलपुर जाने से पहले यूपी के आगरा में थी। जी हाँ, उसी शहर में थी जो अपनी मोहब्बत की मशहूर धरोहर ताजमहल के लिए जाना जाता है। मोहब्बत की बहुत ही मशहूर निशानी के लिए जाना जाता है। उस शहर में राहुल और उनके साथ मौजूद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मोहब्बत का संदेश दिया। तो एक बहुत ही भव्य भीड़, बहुत ही भारी भीड़ देखने को मिली आगरा में। और बहुत तगड़ा जन समर्थन जिसे कहा जा सकता है, वो आगरा में इस यात्रा को मिलता हुआ दिखाई दिया। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। इस रिपोर्ट में कांग्रेस की जो यात्रा यूपी का जो उसका चरण समाप्त हुआ है, इसका पूरा सारांश इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं। उसके बाद अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। पहले ये देख लेते हैं खास रिपोर्ट। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब यूपी से राजस्थान पहुंच चुकी है। अन्य राज्यों की ही तरह यूपी में भी यात्रा को जबरदस्त रिस्पांस मिला। जिस भी जिले से यात्रा होकर गुजरी, उस जिले में यात्रा को अच्छा खासा जन समर्थन मिलता हुआ दिखाई दिया। लोगों का भारी हुजूम इस बात की साफ गवाही देता है कि राहुल का मोहब्बत वाला संदेश लोगों तक पहुंचने लगा है। जाहिर है कि यात्रा बिहार के रास्ते यूपी में दाखिल हुई थी। हालांकि जब न्याय यात्रा असम के बाद बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान में थी, तब ये ज्यादा सुर्खियों में नहीं आ पा रही थी। लेकिन यूपी में ये यात्रा उस वक्त मौजूद रही जब यूपी में आरओ, एआरओ और यूपी पुलिस भर्ती की परीक्षा के पेपर लीक हुए। ऐसे में राहुल ने युवाओं के अग्निपथ, बेरोजगारी जैसे मुद्दों के साथ ही पर्चा लीक का मुद्दा भी काफी जोर शोर से उठाया, जिसका असर भी देखने को मिला। सर, मैं यूपीपी की तैयारी कर रहा हूँ, 3 साल से इलाहाबाद में हूँ। कल मेरा सेकंड शिफ्ट में पेपर था सर। पूरे कॉलेज के हर बच्चों के मोबाइल में पेपर पहले से अलाउ है सर। सारे बच्चे बैठ के पेपर रट रहे हैं, सब के सब। और इसी तरह मेरे बड़े भाई 7 साल से इलाहाबाद में संघर्ष कर रहे हैं। आरओ का पेपर देने गए सर, कमीशन बोल रहा है नहीं है, लेकिन सबके मोबाइल में वो पेपर था सर। सबके मोबाइल में पेपर था। तो नुकसान तो आपका हो रहा है जी सर, और नुकसान इन सब युवाओं का हो रहा है। सर मेरे सभी भाइयों का हो रहा है नुकसान। फायदा किसका हो रहा है? फायदा सर सरकार का हो रहा है सर। 50-60 हजार भर्ती निकाली है, 150 रुपए के हिसाब से लाखों करोड़ों रुपए वसूल के रख ली। और परीक्षा सर होम डिस्ट्रिक्ट में करके नकल का पूरा भरमार लगा दिया सर। सबने अपने अपने जिले में, अपने अपने कॉलेज में सेटिंग किया है और सब उसी सेटिंग में अपने जो है सर नकल करा रहे हैं और नकल कर रहे हैं। और ये लोग क्या चाहते हैं? ये लोग चाहते हैं कि आप लोग कभी भी इस देश को कंट्रोल ना कर पाओ। ये देश आपका है, 73% का है। और ये जो पेपर चोरी किया ना आपका, ये आपको रोकने का तरीका है। राहुल ने यूपी में अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक खास किस्म के प्रयोग भी किए। कभी लोगों में किसी एक को अपने बगल में खड़े होकर उससे उसी की समस्या बुलवाते, तो कभी अडानी, मोदी और शाह पर इस तरह जोरदार तंज भी कसते थे। ये पूरा का पूरा ड्रामा जो चल रहा है, 1 मिनट में समझाने जा रहा हूं। अब मान लो हम सब ऋषभ सिंह का जेब काटने जाते हैं। पहला काम क्या करेंगे? पहला काम कहेंगे, वो ऋषभ उधर देख, उधर देख, वो देख पाकिस्तान, उधर देख, ओए इधर देख, वो देख अमिताभ बच्चन, उधर देखो, वो देख ऐश्वर्या राय, ओए उधर देख, वो क्रिकेट। पहला काम ये है। फिर ऋषभ सिंह उधर देखेगा, उधर देखो, ये पीछे से बंदा आएगा, जेब काट लेगा। ठीक है? इसका नाम अडानी। वो जो ये कर रहा है उसका नाम मोदी। और तीसरा यहां पे एक बंदा खड़ा रहेगा, अगर किसी ने उल्टी सीधी बात की तो डंडा। अमित शाह, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पुलिस, ये सब। यात्रा जब पश्चिमी यूपी के मुरादाबाद से शुरू हुई, तब राहुल को बहन प्रियंका का भी साथ मिला। प्रियंका ने राहुल के साथ जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर जोरदार हमले किए। जब जब बुलडोजर चलता है इनका, तो किसके घरों पे चलता है? जिसने 6 किसानों को अपनी जीप के नीचे कुचला, उसके घर पे क्या बुलडोजर चला? जिसने महिलाओं के साथ अत्याचार किया, उसके घर पे बुलडोजर चला? जो ये पेपर लीक
घोटालों से पैसे खाए जा रहा है, उन लोगों के जिन्होंने पैसे खाए हैं, जो बार बार ये घोटाला करते हैं, बार बार लीक कराते हैं, उनके घरों में बुलडोजर चला? नहीं चला ना। ये सब बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं दिखावे के लिए। ये जितने बड़े बड़े इश्तिहार आपको दिखते हैं, जिसमें आपको दिख रहा है कि बहुत तरक्की हो रही है, जब तक आपकी तरक्की नहीं होगी, जब तक आपको रोजगार नहीं मिलेगा, जब तक आपके पेपर लीक बंद हो नहीं होंगे, तब तक आपकी तरक्की नहीं हो सकती। और आखिर में जब ये यात्रा आगरा पहुंची तो इसे सपा प्रमुख अखिलेश यादव का साथ मिल गया। अखिलेश और राहुल ने साथ मिलकर लोगों को संबोधित किया और मोहब्बत की नगरी से मोहब्बत का पैगाम दिया। मुझे खुशी है इस बात की, मोहब्बत की दुकान को लेकर के जो चले हैं, इस शहर में, बाजार नहीं, पूरा शहर मोहब्बत का शहर है। जितनी मोहब्बत भर सकते हैं भर करके ले जाइए और पूरी यात्रा में बांटते चले जाइए। आने वाले समय में जो चुनौती है वो लोकतंत्र बचाने की चुनौती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो सपना देखा था, गरीब पिछले इतने वर्षों बाद भी सम्मान नहीं, और जो कुछ मिल भी रहा था वो भारतीय जनता पार्टी ने लूटने का काम किया है। आज इस कार्यक्रम के बाद जो संदेश जा रहा है वो एक ही संदेश है कि भाजपा हटाओ, भाजपा हटाओ और अस्सी हराओ, भाजपा हटाओ। ये सरकार वो है जो काला कानून लाई, इन्हें कोई दुख नहीं इस बात का कि 800 से ज्यादा किसानों की जान चली गई। आज फिर किसान अपना हक और सम्मान बचाने के लिए खड़ा है। भाजपा हटेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनकर के न केवल सम्मान बल्कि उनकी जो मांगे हैं एमएसपी को लेकर के उनको पूरी करने का काम करेंगे। तो ये आपने दोस्तों देखा किस तरीके से अखिलेश यादव ने अपनी बात रखी और इंडिया गठबंधन की जीत को लेकर भी उन्होंने दावा किया और आश्वस्त दिखे कि इंडिया गठबंधन जीतेगा और जो समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं, उनको दूर करेगा। अच्छा, इस यात्रा की एक और खास बात रही, आगरा की मैं बात कर रहा हूं, कि अखिलेश काफी शायराना अंदाज में भी नजर आए दोस्तों। जब ये यात्रा आगरा में थी उस समय और जब ये आगरा से अखिलेश निकल गए, उन्होंने 2 अलग अलग ट्वीट किए हैं और शायराना अंदाज में उन्होंने अपनी कुछ बातें रखी हैं। ये देख लेते हैं उन्होंने ट्वीट क्या क्या किए हैं। तो आप देख सकते हैं उन्होंने ट्वीट किए हैं, कारवां पहुंचा जब मोहब्बत की रियासत में, मातम छा गया तब नफरत की रियासत में। और उन्होंने एक और ट्वीट किया है कि नफरत करने वालों को भी मोहब्बत सिखा देता है ये आगरा है जनाब, जो दिलों को मिला देता है। तो बहुत ही शानदार ट्वीट। इसके अलावा राहुल गांधी ने देखिए ट्वीट किए हैं, ये बदलाव की बहार है और यूपी तैयार है। इसके अलावा प्रियंका गांधी का भी आप ट्वीट देख सकते हैं। उन्होंने लिखा है कि जनता जनार्दन का ये सैलाब क्यों उमड़ा है। उन्होंने ये लिखा हुआ है कि जब ये यात्रा अलीगढ़ में थी उस समय की, ये उन्होंने लिखा है कि ये सैलाब क्यों उमड़ा। एक बार फिर से देख लेते हैं उन्होंने क्या लिखा है। पहले देखिए अखिलेश का ट्वीट, उन्होंने शायराना अंदाज में अपनी बात लिखी कि कारवां पहुंचा जब मोहब्बत की रियासत में, और इस तरीके से। और ये बहुत ट्वीट इस समय वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर कि नफरत करने वालों को भी मोहब्बत सिखा देता है ये आगरा है जनाब, जो दिलों को मिला देता है। और ये बदलाव की बयार है, यूपी तैयार है, राहुल ने लिखा। और प्रियंका गांधी का ट्वीट आपको दिखाना चाहूंगा। उन्होंने लिखा है कि सैलाब क्यों उमड़ा, क्योंकि युवाओं के पास रोजगार नहीं है, भ्रष्टाचार और पेपर लीक से सुरक्षा नहीं है, भविष्य की उम्मीद नहीं है, किसानों के लिए उचित सुविधा और उचित दाम नहीं है, महिलाओं के लिए सुरक्षा नहीं है, वंचितों के लिए हिस्सेदारी नहीं है। तो इस तरीके की कई बातें प्रियंका गांधी ने लिखी हैं। और प्रियंका गांधी इस यात्रा में आपको मालूम ही है, मुरादाबाद के बाद से इस यात्रा में वो शामिल है और आगरा तक इस यात्रा में वो शामिल नहीं, राहुल गांधी के साथ वो इस यात्रा में शामिल नहीं। और इसके बाद ये यात्रा अब राजस्थान में जा चुकी है जहां ये विराम पर है। अच्छा दोस्तों, एक बात बहुत खास रही है यूपी में, आपको ये बात तो मालूम ही होगी, जब ये यात्रा पश्चिम बंगाल की ओर थी तब इंडिया गठबंधन में दरार की खबरें सामने आने लगी थी। यात्रा बंगाल पहुंच भी नहीं पाई थी, असम में थी। और उसी समय दोस्तों आपको मालूम होगा, उसी समय ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। बताइए, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी का नेता एक यात्रा निकाल रहा हो और उसी समय ये खबर आ जाए कि जिस राज्य में, और राज्य ही नहीं, बंगाल बहुत बड़ा राज्य है, जिस बड़े राज्य में यात्रा जाने वाली है वहां की मुख्यमंत्री, वहां की उस पार्टी की सर्वे सर्वा जिसे कह सकते हैं, ममता बनर्जी ये ऐलान कर दें कि भाई हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो ये बहुत बड़ा झटका माना जा सकता है।
तो बंगाल में इस यात्रा को झटका लगता है। उसके बाद जब ये यात्रा झारखंड आती है, वहां देखिए आपको मालूम ही होगा, सॉरी बिहार आती है। पहले तो बिहार में आप जानते हैं सीएम नीतीश कुमार पलटी मार लेते हैं, उन्होंने इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ देते हैं और वो एनडीए में शामिल हो जाते हैं। उसके बाद हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री, उनकी गिरफ्तारी हो जाती है और हालांकि हेमंत सोरेन की चाल के आगे जो है वो जो भाजपा की साजिश जो कही जा रही थी वो नाकाम हो गई और वहां सरकार नहीं पलट पाई। वहां जो महागठबंधन की सरकार है, जेएमएम और कांग्रेस और आरजेडी की जो तीनों दलों की जो सरकार है वो बनी रही और चंपई सोरेन वहां के मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद जब ये यात्रा यहां तक तो बड़ा सब कुछ गड़बड़ मामला लग रहा था और इसी समय खबरें और भी आने लग गई। वहां केजरीवाल ने भी बयान दे दिया कि भाई पंजाब में अकेले लड़ेंगे और अलग अलग राज्यों में वो दौरे करने लग गए, गुजरात में गए, गोवा में गए। तो इसी तरह की खबरें चलाई जाने लगी और ये आशंकाएं जताई जाने लगी दोस्तों कि इंडिया गठबंधन में दरार आ चुकी है और अब जो सभी दल हैं वो अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जब ये यात्रा उत्तर प्रदेश में आती है, उसके बाद भी हालांकि परेशानियां हल नहीं होती हैं गठबंधन के लिए, लेकिन कहानी कहां से शुरू होती है? ये जो गठबंधन जो अब मजबूत दिखाई देने लगा है धीरे धीरे, इसकी शुरुआत दोस्तों कहां से होती है, हमें इस पर आना होगा। इसकी शुरुआत होती है जब राहुल गांधी 21 फरवरी को, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, 4 दिन पहले की बात है, जब कानपुर में अपनी यात्रा को समाप्त करते हैं और उसके बाद 2 दिन के विराम पर जब ये यात्रा जाती है, उसके बाद पूरी कहानी आपको बदली हुई दिखाई देने लगती है। 21 फरवरी को यहाँ यात्रा कानपुर में समाप्त होती है। घंटाघर में राहुल गांधी जनसभा को संबोधित करने के बाद दिल्ली रवाना होते हैं और उसी समय खबर आ जाती है कि भाई शाम को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस संयुक्त प्रेस वार्ता करेंगे। प्रेस वार्ता होती है, वहां सीट गठबंधन का ऐलान हो जाता है, सीट शेयरिंग घोषित हो जाता है, सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाता है और सपा 63, कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए राजी हो जाती है। उसके बाद फिर खबरें सामने आने लगती हैं कि राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन के अन्य नेताओं से फोन पर बातचीत की है, जिसमें एक बड़ा नाम ममता बनर्जी भी बताया जा रहा है, शरद पवार से भी उन्होंने बात की, उद्धव ठाकरे से भी उन्होंने फोन पर बातचीत की और महाराष्ट्र बंगाल में उन्होंने सीट शेयरिंग की बातें की। इसके अलावा इसी बीच फिर जब ये यात्रा यहाँ मुरादाबाद से शुरू होती है और उसी बीच फिर यहाँ दिल्ली में, चंडीगढ़ में, गोवा में, हरियाणा में, गुजरात में, आप जानते ही हैं अभी हाल ही में दिल्ली आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अपने सीट शेयरिंग का ऐलान कर देती है, सीट शेयरिंग की घोषणा कर देती है। तो ये सब देखिए बातें होने लगी, सामने आने लगी। कहां गठबंधन में दरार की खबरें सामने आ रही थी और यहाँ 3 बड़े दल, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, तीनों ने अपने अलग अलग राज्यों में सीट शेयरिंग की घोषणा भी कर दी। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए पूरी कहानी बदली कहां से है। पूरी कहानी पिछले 4 दिनों से बदलती चली आ रही है और अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या बंगाल में, क्या पंजाब में, हालांकि पंजाब में तो घोषणा कर ही चुके हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की दोनों अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, लेकिन देखना दिलचस्प ये होगा दोस्तों कि क्या बंगाल में सीट शेयरिंग हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसको पार्टी महासचिव मीडिया विंग के जयराम रमेश भी कह चुके हैं कि भाई इतना आसान नहीं है, इतने बड़ा गठबंधन है और इतना आसान नहीं है सीट शेयरिंग कर पाना। लेकिन अगर वहां कांग्रेस और टीएमसी अलग अलग चुनाव लड़ेगी तो दोस्तों ये तो जयराम रमेश और ममता बनर्जी सब जानते हैं कि फायदा किसको होगा। यदि बंगाल की वो 42 सीटों पर यदि इंडिया गठबंधन अपना मजबूत पकड़ बनाना चाहता है तो भाई फिर बंगाल में टीएमसी को अलग चुनाव लड़ना ठीक नहीं होगा गठबंधन के साथ ही, चाहे वो टीएमसी हो चाहे वो कांग्रेस हो, क्योंकि अगर सीटें बटेंगी, सीटों का वोटों का बंटवारा होगा तो भाई फिर वो मामला गड़बड़ा जाएगा और भाजपा के पक्ष में चला जाएगा, इंडिया गठबंधन के लिए मामला गड़बड़ा जाएगा। तो ये सब देखिए बातें सामने आती हैं और अब बाद में लेकिन फिलहाल अभी की जो स्थिति है वो यही है कि गठबंधन जो है वो तैयार है और भाजपा को चकमा देने में वो कहीं ना कहीं सफल साबित हुआ है। अगर पिछले पूरे घटनाक्रम को हम इसी तौर पर पेश करें, इस पूरे घटनाक्रम को अगर हम इस रूप में लें, सामने लाएं कि भाई इसने गठबंधन ने भाजपा को चकमा देने की कोशिश की, तो हम ये कह सकते हैं कि अभी तक तो वो चकमा देने में सफल साबित होता हुआ दिख रहा है। लेकिन भाई भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसी वैसी पार्टी नहीं है, सब जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और बहुत ही मजबूत, बहुत ही जबरदस्त संगठन के साथ चुनाव लड़ती है। आप जानते ही हैं जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी और भाजपा के कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े बड़े नेता मैदान पर उतर आएंगे और जो गठबंधन की जो तैयारियां हैं वो फीकी हो सकता है दिखने लग जाएं। अब उसके लिए कितना तैयार है गठबंधन,
उसके लिए कितना तैयार है तेजस्वी यादव, उसके लिए कितना तैयार है अखिलेश यादव, उसके लिए कितना तैयार है केजरीवाल, उसके लिए कितना तैयार है गठबंधन के अन्य नेता, ये देखना दोस्तों दिलचस्प होगा। तो अभी तो कहानी बहुत अच्छी दिख रही है, बड़ा सब कुछ गुडी गुडी लग रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा गुडी गुडी की उम्मीद ना करे गठबंधन, क्योंकि अभी ये सिर्फ शुरुआत होनी चाहिए। यदि आप एक सकारात्मक दिशा में, अगर आप बहुत ही मजबूती से चुनाव लड़ने की दिशा में दिख रहे हैं, तो अभी आपको बहुत मेहनत करनी होगी। और भाजपा की जो कह सकते हैं भाजपा की नीतियां जो कर्नाटक में नहीं चल पाई थी, जिस नीति से कांग्रेस ने भाजपा को वहां हराया था, उसी नीति को फॉलो करते हुए, उन्हीं चुनावी हथियारों को फॉलो करते हुए कांग्रेस को यहाँ मैदान में सामने आना होगा। और आपसी गुटबाजी, अगर हम यहाँ ईवीएम के मुद्दे को दरकिनार कर दें दोस्तों, क्योंकि मैं ईवीएम का मुद्दा यहाँ बीच में नहीं लाऊंगा, क्योंकि अगर ईवीएम की बातें करूंगा तो फिर सब बातें फीकी पड़ जाती हैं, सब पीछे हो जाता है। अगर हम ईवीएम को बिल्कुल दरकिनार कर दें, तो जो कमियां गठबंधन में देखी गई, सॉरी, जो कमियां विधानसभा चुनाव में कांग्रेस में देखी गई, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जो चीजें देखी गई, और वो ये देखी गई कि भाई मध्य प्रदेश में कमलनाथ का जो एक कहा गया, राजनीतिक विश्लेषक जो मानते हैं कि भाई वो घमंड, वो अहंकार उन पर भारी पड़ गया, कि चुनाव से पहले अपने आप को पूर्व मुख्यमंत्री घोषित कर दिया था। और उसी तरीके से राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट, जो आज राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए भी पहुंचे हैं वहां धौलपुर, अब तो खैर वापसी कर दिए होंगे, लेकिन धौलपुर में यात्रा का स्वागत करने गए थे। लेकिन नुकसान कहाँ होता है दोस्तों कांग्रेस को? नुकसान तो यहीं से होता है कि जो आपसी इनकी जो मतभेद थे वो सामने आ गए, और कहा यही गया कि जनता के बीच ये मतभेद कांग्रेस को दिक्कत पहुंचा गए, नुकसान पहुंचा गए। तो ये इन तरीकों की, चूंकि कांग्रेस एक बहुत ही बड़ी, सबसे मतलब जो इंडिया गठबंधन है उसकी मुख्य विपक्षी पार्टी तो कांग्रेस ही है, सबसे ज्यादा सीटों पर तो वही चुनाव लड़ने वाली है। तो कांग्रेस को खासकर ध्यान रखना होगा कि अलग अलग राज्यों में अगर उसको अच्छा चुनाव लड़ना है, यदि उसको एक दमखम रखनी है चुनाव में, एक दमखम रखना है, भाजपा के सामने चुनौती देनी है भाजपा को और उसको हराना है, तो ये आपसी गुटबाजी या आपसी मतभेदों को बिल्कुल दरकिनार करना होगा, जो हार का कारण बने थे विधानसभा चुनाव में। तो इतनी सारी बातें हैं, तो देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि भाजपा ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। आप जानते ही हैं इंडिया गठबंधन के बीच तो सीट शेयरिंग भी हो रही है, लेकिन भाजपा ने अभी तक, जो उसका एनडीए बना हुआ है, उसने अभी तक सीट शेयरिंग की घोषणा नहीं की है। उसने अभी तो ये भी नहीं पता चल पाया है कि कौन कहां से चुनाव कितनी सीटों पर लड़ेगा। अभी तो जो एक गठबंधन जो आकार लेने वाली बात होती है भाजपा की ओर से, वो नहीं आकार ले पाया है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है दोस्तों, आप जानते ही हैं, बहुत ही मजबूत, बहुत ही अंदर खाने इनके क्या चल रहा होता है वो एकदम से पता चलता है। तो इसके लिए तैयारी, बहुत ही मजबूत तैयारी होनी चाहिए विपक्ष की, यदि उसका सामना करना है। तो अब देखना दिलचस्प यही होगा कि भाजपा किस तरीके की नीतियां बना रही है, और आगे आने वाले दिनों में कहा तो यही जा रहा है कि बहुत जल्द होली के पहले पहले, तो ये तो क्लियर ही है कि होली के पहले पहले चुनाव की घोषणा हो जाएगी, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि 10 मार्च तक चुनाव की घोषणा, लोकसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। और इसके अलावा आखिरी में एक और अपडेट आपको देना चाहूंगा, जो अभी मैं गठबंधन की तैयारियों की बात कर रहा था आपसे, और आखिरी में मैं इसी तैयारियों को लेकर एक अपडेट भी देना चाहूंगा कि खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि जो कल से नया सप्ताह शुरू हो रहा है, आज तो वीकेंड, आज तो आखिरी दिन है संडे, कल से एक वीकेंड, सॉरी, कल से लेकर के और संडे तक, यानी अगले हफ्ते, कांग्रेस जहां जहां सीट शेयरिंग की घोषणा हो चुकी है, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इसके अलावा कई अन्य राज्यों में भी, लेकिन माना यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सीट शेयरिंग की घोषणा कर सकती है। सॉरी, कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। सीट शेयरिंग तो घोषित हो ही चुकी है, अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी करने लग जाएगी। ये ऐसी खबरें भी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही हैं। तो यदि ऐसा कुछ भी है, तो यहां से ये कहा जा सकता है कि फ्रंट फुट पर चुनाव लड़ रहा है इंडिया गठबंधन। और अब देखना ये दिलचस्प होगा कि भाजपा किस तरीके से अब इन चुनौतियों का सामना करती है, जो आगे चलकर चुनौतियां उसको मिलने वाली हैं। और सबसे बड़ी चीज, इस लोकसभा चुनाव में मुद्दों की कोई कमी नहीं है विपक्ष के सामने। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये मुद्दों को एक जगह दे पाएगा विपक्षी गठबंधन इंडिया, और क्या वो मुद्दे जनता के बीच जगह बना पाएंगे, जनता पर असर कर पाएंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो देखते रहिए खबर ज्ञान।
हाजिर होंगे किसी एक नए खास मुद्दे के साथ। देखते रहिए खबर ज्ञान।